हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 41 और इसमें हम पढ़ेंगे छायावादी कवि। और इससे पहले की जो 40 नंबर की क्लास थी उसमें मैंने छायावाद का इंट्रोडक्शन दे दिया था। छायावाद की जो भी परिभाषाएं थी अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई, तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। छायावाद की समय सीमा बता दी थी, छायावाद के प्रवर्तक बता दिए थे, किस किस ने छायावाद का प्रवर्तक किस किस को माना है। तो दोस्तों अब 1918 से लेकर और 1936 तक की जो समय सीमा है वो छायावाद की मानी जाती है। और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख कवि। और छायावाद के अंदर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 ही कवि हैं, ज़्यादा नहीं है। और चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाए। लेकिन चारों का बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसके पार्ट 2 बन सकते हैं। तो 2 पार्ट में इसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और छायावाद के कवि चतुष्टय में तो दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्या ये सारी वीडियोस जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जो 40 वीडियो हैं इनमें मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से शुरू किया था। इसमें आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल हम संपूर्ण कर चुके हैं और आदिकाल हमने स्टार्ट कर दिया है। और अभी तक जो है एस्टेट की जो डेट अभी आई नहीं है, तो हो सकता है हमारा सिलेबस लगभग पूरा ही हो जाए दोबारा। लेकिन 133 वीडियोज़ की एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने सारी वीडियोज़ सारा सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जब तक उसे देख लें। छायावाद के कवि चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब चार कवि हैं इसमें। चतुष्टय में कौन कौन है जो अभी मैंने बताया था, 4 प्रमुख कवि हैं। नंबर 1 पर जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 पर सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिर नंबर आता है महादेवी वर्मा। तो ये 4 कवि प्रमुख रूप से हैं, इनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब छायावाद में आपने देखा होगा मैंने जो 4 कवि बताए हैं इनमें से 3 तो है मेल और 1 है फीमेल। तो जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको छायावाद के क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। यानी कि एक बृहत्तरी कहा जाता है इन्हें। और इस बृहत्तरी के अंदर ये तीनों कवि आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रह्मा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मा जैसे कि सृष्टि का रचयिता है तो इसे जयशंकर प्रसाद कहते हैं। ब्रह्मा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। विष्णु जैसे सृष्टि का पालन पोषण करता है तो छायावाद को जो विकास किया वो सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। और महेश जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर अंत में क्या हो जाता है कि जो है छायावाद का एंड सा हो जाता है और अगला जो प्रगतिवाद है उसकी शुरुआत हो जाती है। छायावाद की लघु त्रयी में महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। एक वृहत्तरी मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो अगर लघु त्रयी की बात करें तो उसमें 3 कवियों का नाम आता है, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। एक तरीके से आपको ट्रिक बताऊं तो सारे वर्मा वर्मा ही हैं, ठीक है। महादेव, रामकुमार और भगवती, ठीक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम एक एक कवि को ढंग से पढ़ेंगे और इसमें आज हम जयशंकर प्रसाद को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है, निम्न अंकित है। इसको बोलने में थोड़ा सा वो हो जाता है। और इसका जो जन्म है वो 1889 में, 1937 में इनकी मृत्यु हुई। और यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हाँ, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है कि कलाधर उपनाम से किसको जाना जाता है, तो आपको आंसर करना है जयशंकर प्रसाद को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृतियाँ हैं उनकी बात करूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। बिल्कुल जो इनके सन है उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। जो सबसे पहले प्रकाशित हुई उसे सबसे पहले लिखना है और जो सबसे बाद में प्रकाशित हुई उसे अपने नोट्स में सबसे नीचे लिखना है।
इस तरीके से आपको लिखते हुए जाना है। तो इनकी सबसे पहली ही रचना है उर्वशी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1909। और उर्वशी जो है एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य होता है गद्य प्लस पद्य दोनों का जिसमें मिश्रण होता है, उस काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि चंपू काव्य होता क्या है, तो आपको याद रखना है। तो उर्वशी सबसे पहली रचना है। वन मिलन, अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगी। प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास, वव्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगर लास्ट की 4 रचनाओं की मैं बात करूं तो 4 रचनाएं ये तो आप बिल्कुल घोट ले, रट ले, इन्हें बिल्कुल ट्रिक से याद कर लें। चारों में झरते हैं आंसू, आंसू जब झरने लगते हैं तो इतने झरे कि उनकी क्या बन गई, लहर, और फिर एक कामायनी सी बन गई। ठीक है, झरना, आंसू, लहर, झरते हैं आंसू, फिर लहर बन जाती है, और फिर लास्ट में कामायनी। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। ये 4 मैं आपको इसलिए इम्पोर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट से लेकर चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं, ये जब अगर क्रम से व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आता है तो ये अक्सर आती हैं। इन चारों काव्य कृतियों को आप अच्छे से याद कर लें। अब इनकी टोटल कृतियाँ यहाँ पर 14 दी गई हैं। 14 में से 4 तो मैंने आपको ट्रिक से बता दी हैं। अब देखो उर्वशी है। उर्वशी का वन में मिलन होता है। उर्वशी नाम की एक औरत है या स्त्री है जिसका वन में मिलन होता है, और वही उसका प्रेम का राज्य है। प्रेम का राज्य कौन सा है, वन। वन में प्रेम का राज्य फैलाते हैं, और वो प्रेम का राज्य, उसका नाम क्या है, अयोध्या। अयोध्या का उद्धार। लेकिन उसमें एक शोक छा जाता है। शोक छा जाता है किसकी वजह से, वव्रुवाहन की वजह से। और ये शोक, वव्रुवाहन कहाँ रहता है, कानन यानी कि जंगल में रहता है, और वो भी प्रेम पथिक है। दोनों प्रेम पथिक हैं, और प्रेम पथिक, उसी प्रेम के पथ में उनका महाराणा से मिलन होता है। किसका, वव्रुवाहन। वव्रुवाहन कहाँ रहता है, कानन यानी कि जंगल में रहता है, और वही उसका प्रेम पथ है, और उसमें उसका महाराणा का महत्व, महाराणा से मिलन होता है। और चित्राधार। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ट्रिक से बिल्कुल इसकी रचनाएं याद हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, अब इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम करने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रश्न पूछा जाता है कि कलाधर उपनाम से किसको जाना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद का अभी हमने पढ़े, ये तो सारे इनके काव्य संग्रह थे, लेकिन प्रथम एक सिंगल कविता की बात करें तो उस कविता का नाम था सावन पंचक, जो कि 1906 में प्रकाशित हो गई थी। और जो इनका काव्य संग्रह था वो उर्वशी, ये इनका 1909 में प्रकाशित हुआ है। तो याद रखें दोस्तों, जो पहली कविता थी जयशंकर प्रसाद की सावन पंचक, वो कब प्रकाशित हुई, 1906 में। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, भारतेंदु पत्रिका में। और किस नाम से प्रकाशित हुई, कलाधर उपनाम से। यानी कि जब ये कविता प्रकाशित हुई 1906 में भारतेंदु पत्रिका में, तो उसके कविता के नीचे जयशंकर प्रसाद का नाम नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर कलाधर नाम लिखा हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, अब इसकी छायावादी, पहली छायावादी कविता कौन सी है, वो है प्रथम प्रभात, सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। अब मैंने 4 काव्य संग्रह बताए आपको इम्पोर्टेंट, इनमें कई सारी कविताएं आती हैं। तो जो ये पहली इनकी छायावादी कविता है, क्योंकि छायावाद की समय सीमा 1918 से शुरू हो जाती है, तो छायावाद की जो प्रथम कविता है उसका नाम है प्रथम प्रभात ही है। और ये कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई, तो झरना में। ठीक है, और ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रथम प्रभात, प्रभात के समय ओस झड़ती रहती है, बारिश झड़ती रहती है, आप कुछ भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना जो पुस्तक के आकार के रूप में है, उसका नाम है उर्वशी, और यह एक चंपू काव्य है। मैंने बताया कि उर्वशी का प्रकाशन जो है 1909 में हुआ, और इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि चंपू काव्य है क्या। खड़ी बोली में अब अगला प्रश्न आता है,
खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह, तो वो कानन कुसुम है। याद रखें, 3 बातें यहाँ पर मैंने बताई हैं और तीनों को जानने का प्रयास करें। पहली कविता की बात करें जयशंकर प्रसाद की तो सावन पंचक है और ये 1906 में प्रकाशित हुई। और पहली छायावादी कविता की बात करें तो प्रथम प्रभात है जो 1918 में प्रकाशित हुई। और प्रथम पुस्तकाकार की बात करें तो वो उर्वशी है और एक चंपू काव्य है। अगर अब पता है कि धीरे धीरे ब्रजभाषा और इनका बोलबाला छूटता जा रहा था और आधुनिक काल में आते आते खड़ी बोली का प्रचार और प्रसार हो रहा था, तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह रहने वाला है कानन कुसुम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ही आराम से और धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला जयशंकर प्रसाद की किस रचना को कहा जाता है, और हो सकता है नाम भी ना दे आपको और आपसे पूछ ले कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है, तो वो झरना को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। फिर से यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं कि छायावाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, तो आपको पता है आंसू। आंसू से भी पानी निकलता है और मेघ मतलब मेघ भी क्या देते हैं, हमें पानी देते हैं। इस ट्रिक से आप इसे याद कर लें। मैं ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि आपस में दोनों कनेक्टेड रहें ताकि आपको कोई तीसरी ट्रिक ना बनानी पड़े उसे याद करने के लिए। अब याद रखना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पीजीटी में कि जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है उसमें 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। एक पॉइंट में ये दे देंगे एक ऑप्शन, मेरा आपसे पूछेंगे कि कौन सा सत्य है। अगर आपको सभी बातों का पता है तो सत्य और असत्य आप आसानी से बता देंगे। तो याद रखना, आंसू के अंदर कितने छंद हैं, 133 छंद है। आंसू नामक जो रचना है जयशंकर प्रसाद की वो किस प्रकार की रचना है, तो विरह प्रधान रचना है और एक स्मृति होता है, किसी की याद में लिखा गया काव्य है। ठीक है, इसे हिंदी का क्या कहा जाता है, मेघदूत कहा जाता है। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब सबसे लास्ट, चारों से पहले एक रचना आई थी, लास्ट की 4 झरना, आंसू, लहर और कामायनी से पहले चित्राधार था। इसमें क्या है कि ये जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में जितनी भी कविताएं लिखी वो सब किस काव्य संग्रह के नाम से प्रकाशित हैं, तो चित्राधार। ठीक है, प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। प्रेम पथिक, ये याद रखना, उर्वशी का वन में मिलन हुआ। प्रेम पथिक, तो ये महाराणा प्रेम पथिक कौन था, ये महाराणा से पहले मैंने आपको ट्रिक में बताया था इस पेज में, तो याद रखें। ये देखो, प्रेम पथिक कौन था, महाराणा। 1914 में ये अनुवादित थी, इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। लेकिन अगर ये बात करें इसकी कब प्रकाशित हुई थी ब्रज भाषा में, तो ये 1909 में प्रकाशित हुई थी प्रेम पथिक, और इसको खड़ी बोली में कब अनुवाद किया गया, 1914 में। ये पॉइंट भी आप याद रखें। उसके बाद एक और इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, सबसे लास्ट रचना कामायनी, जिसका प्रकाशन 1935 में माना गया। और ये एक इतनी इम्पोर्टेंट रचना है कि इसमें ये पूरा छायावाद एक तरफ करो और कामायनी के प्रश्न एक तरफ करो तो भी कोई कमी नहीं होगी। कामायनी का जो बहुत ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कामायनी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1935 में। कितने इसमें सर्ग हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, बस वीडियो को आप लाइक करते रहें। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य, कामायनी एक महाकाव्य है, इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अब सर्ग देखो, ये जो एक पॉइंट है, यह जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे और सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो भाई कामायनी का प्रकाशन 1935 में बताया। सर्ग की बात करें तो 15 हैं। अगर इसमें आपसे रस पूछा जाए कि कामायनी में कौन सा रस है, तो शांत रस है, जिसे निर्वेद भी कहते हैं।
और दर्शन की बात करें तो समरसतावाद यानी कि आनंदवाद की स्थापना करता है ये। और इसके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। ये 4 इसमें पात्र हैं। और अगर प्रमुख छंद की बात करें वो ताटंक छंद है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक और प्रश्न है कि जो इसके कामायनी के सर्ग हैं 15, इनमें से कोई भी 4 उठाकर आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो 15 के 15 जो सर्ग हैं वो क्रम से याद करने का ही प्रयास करें। सबसे पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अब इसकी एक ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले चिंता हुई। चिंता सबको ही होती है, जैसे कि आपको एस्टेट की चिंता हो रही है, फिर आपके मन में एक आशा जगी, फिर उस आशा जिसके लिए आपके मन में आशा जगी उसमें आपकी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो गई तो फिर आपने उस पर काम किया, आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी। काम, फिर काम के बाद क्या है, एक वासना की तरह आप उसे प्रेम करने लगे। फिर आपको लज्जा आने लगी कि ना यार इतना तो नहीं पढ़ना। जैसे कोई लड़की है, मान लो कि वो सारा ही दिन उसे चिंता होगी कि मेरा एस्टेट कैसे पास होगा, तो उसे सरला मैडम का चैनल मिल गया तो थोड़ी सी आशा जगी। फिर उस चैनल के प्रति उसे श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो गई तो उस चैनल पर उसने काम करना शुरू कर दिया, मतलब अपने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी और वासना की तरह वीडियोज़ बनाने शुरू कर दी। अब उसकी सास बोलती है कि उठ जा, अब थोड़ा सा काम कर ले, तो फिर उसे लज्जा आने लगी। लज्जा आने लगी तो फिर वो कर्म करने लगी। कर्म करने लगी, फिर दोनों सास बहू को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या होने लगी, फिर इड़ा नाम की एक और औरत आ जाती है सपने में उसके। ठीक है, सपने में जो एस्टेट की तैयारी करी थी उस लड़की के सपने में ईड़ा आ जाती है सपने में, और दोनों के बीच में संघर्ष होता है। लड़की कहती है कि मैं मेरा एस्टेट नहीं छोड़ूंगी, और ईड़ा मान लो एक तरीके से सास को ही मान लो, तो वो कहती है कि नहीं तुझे छोड़ना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा। दोनों में संघर्ष हो जाता है। फिर दोनों निर्वेद यानी कि शांत रह जाती हैं, और फिर अंततः उस बहू का एस्टेट क्लियर हो जाता है, उसे एस्टेट के दर्शन हो जाते हैं। यही तो रहस्य था, फिर दोनों को आनंद आते हैं। ठीक है, एस्टेट बहू का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो फिर सास खुश हो जाएगी कि बहू को अब नौकरी मिल जाएगी। तो देखो कितना अच्छा बताया मैंने, इस तरीके से ना आप इसे याद कर सकते हैं। और प्रतीक देखें, अब मन किसका प्रतीक है, मनु। तो मैं से आपको याद रह जाएगा, मैं मनु का प्रतीक है। हृदय श्रद्धा का प्रतीक है, तो ये मैंने ऐसे याद रखा था। र है इसमें हृदय, और ये किसका है, श्रद्धा, तो इसमें भी श्रद्धा, द के नीचे ध है। इस तरीके के अक्षर है इसमें। ठीक है, बुद्धि किसका प्रतीक है, ईड़ा का, ये आप याद कर लें। और मानव कौन है, कुमार। ठीक है, ये कामायनी के क्या हैं, सारे पात्र हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, कामायनी के पात्र मन, हृदय, बुद्धि और मानव। मानव कौन इसमें पात्र है, कुमार। बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है, हृदय श्रद्धा का प्रतीक है, और मन किसका प्रतीक है, मनु का प्रतीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अब ये कामायनी नामक जो रचना है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी, उसको अगर मैं देखूं तो शांति प्रिय द्विवेदी एक कवि हैं जिन्होंने कामायनी को क्या कहा, छायावाद का उपनिषद कहा। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि छायावाद में प्रेम और सौंदर्य का कवि किसको माना जाता है, तो आंसर करना है जयशंकर प्रसाद को। तो दोस्तों एक सूर्यकांत त्रिपाठी की भी हम अलग से एक वीडियो और बना देंगे, और एक बार मैं देख लेती हूँ, इनका काफ़ी है, काफ़ी कुछ है इनके बारे में भी। तो ठीक है, तो आगे और वीडियो बना दूंगी। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अब मेरा और मन नहीं कर रहा है इसमें बनाने का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसे लगी ट्रिक मेरी ये भी आप ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।